तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम टेलीस्कोप डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी करके मैं आपको टेलीस्कोप पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको माइक्रोस्कोप सिखाया था। जिन बच्चों ने माइक्रोस्कोप नहीं देखा है और सीधा टेलीस्कोप देखने आए हैं, बेटा माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन निकालने वाला पार्ट था ना, वो टेलीस्कोप के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो बेटर रहेगा आप पहले माइक्रोस्कोप देख लें, उसके बाद आप टेलीस्कोप देखें। हाँ, अगर आपका सीधा ही टेलीस्कोप देखने का मन है तो अपनी किसी भी रेफरेंस बुक में से ना माइक्रोस्कोप का सिर्फ वो मैग्नीफिकेशन वाला पार्ट देख लो तो टेलीस्कोप समझ आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। टेलीस्कोप क्या होता है बेटा? टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो बहुत दूर की चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है जी, इट इज़ यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स भाई साहब कितने दूर की चीज़ें, जैसे कि अगर मून देखना हो तो टेलीस्कोप को आप इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी प्लैनेट को देखना हो तो भी आप टेलीस्कोप को इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी स्टार को देखना हो इनफैक्ट तो भी आप टेलीस्कोप को इस्तेमाल करेंगे। वो अलग बात है, स्टार को देखने के वास्ते जो टेलीस्कोप यूज होगा वो एक स्पेशल किस्म का टेलीस्कोप होगा, उसमें मल्टीपल लेंसेज का इस्तेमाल किया जाएगा। हाँ, पर होगा वो टेलीस्कोप ही। ठीक है जी, ओके। टेलीस्कोप्स हमारे पास में बेटा दो तरह के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है और एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है। ठीक है जी, तो टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, दो प्रकार का टेलीस्कोप है हमारे सिलेबस में, एक है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और दूसरा है हमारे पास रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ठीक है जी, अब आप मेरे से पूछेंगे सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? मैं बोलूँगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिंग है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, मोस्ट ऑफ द कंसेप्चुअल्स हमें जो पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर रिफ्रैक्टिंग के ही ऊपर पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात और नोटिस में रखना, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भाई साहब 2019 के बाद से हर साल आ रहा है। इसका डायग्राम आता है, इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, इसका डायग्राम सिलेबस में है, वो भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अंत में। ठीक है जी, ओके। तो हम क्या करेंगे बेटा? हम सबसे पहले रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पढ़ेंगे, उसकी मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। जैसे माइक्रोस्कोप में मैंने आपको दो मैग्नीफिकेशंस निकालनी सिखाई थी, एक थी रिलैक्स्ड आई वाली मैग्नीफिकेशन और एक थी मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। उसी तरह से सेम पैटर्न रहेगा, इसमें भी हम दो प्रकार की मैग्नीफिकेशंस को काउंट करेंगे। ठीक है जी, ओके। अब बेटा रिफ्रैक्टिंग टाइप जो टेलीस्कोप है उसको सीखने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए विजुअल एंगल के बारे में। ठीक है ना, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को ये पता है। विजुअल एंगल बेटा क्या होता है? लेट अस सपोज ये हमारी आंख है, इस आंख के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट की रेज आ रही है। ठीक है, लेट अस सपोज ये ऑब्जेक्ट है और हमारी आंख के अंदर भी भगवान ने एक लेंस लगाकर भेजा होता है, तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ी सी रेज को थ्रो करता है हमारी आंख के ऊपर और ये जितना एंगल सबटेंड होता है, ठीक है जी, उस एंगल को हम बोलते हैं विजुअल एंगल। क्या बोलते हैं हम इसको बेटा? विजुअल एंगल बोलते हैं। जितना एंगल कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आई के ऊपर थ्रो करता है उसको बोलते हैं विजुअल एंगल। अब देखो बेटा, ये अगर हमारी आंख है ना, ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है, ये पूरा गोल सा जो हिस्सा होता है, इसको एक्चुअल में हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? रेटिना। तो अगर ये एंगल मेरा अल्फा है तो रेटिना एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम स्क्रीन बोलते हैं हमारी आंख की, मतलब जहां पर हमारी इमेज बनती है। ठीक है जी, तो अगर ये एंगल ऑब्जेक्ट ने बनाया है तो रेटिना पर जाकर जब इसकी इमेज बनेगी तो यहां पर भी एंगल अल्फा ही बनेगा। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा देखने को मिलेगा, तो इधर से हम आइडिया लगाते हैं कि बाय चांस अगर मेरा ऑब्जेक्ट बेटा इतना बड़ा होता तो इसका एंगल कितना बन रहा होता? इसका एंगल इतना बन रहा होता। तो सिमिलरली पीछे रेटिना पर भी कितना एंगल बन रहा होता? बड़ा एंगल बन रहा होता। तो इमेज का साइज भी हमारा क्या हो जाता बेटा? बड़ा हो जाता। ठीक है ना, तो जितना बड़ा हमारा विजुअल एंगल होता है उतना ही बड़ा हमें इमेज का साइज देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो एक बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है कि जो विजुअल एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, विजुअल एंगल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। अब देखिए, हम एक्चुअल में माइक्रोस्कोप को यूज करते थे चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए, परंतु टेलीस्कोप को
हमने मैग्नीफाई नहीं करवाना है चीज़ों को। टेलीस्कोप को हम यूज करते हैं केवल दूर की चीजों को देखने के लिए। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि टेलीस्कोप चीजों को बड़ा नहीं करता है, वो सिर्फ दूर पड़ी हुई चीजों को आगे लाता है। ठीक है जी, ओके। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई 2016 में ये पूछी भी जा चुकी है। टेलीस्कोप डू नॉट मैग्नीफाई द image, it only makes the image closer to eye। ठीक है जी, एज इट इज ये पॉइंट मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आजकल, ये कभी भी आपको पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है जी, तो टेलीस्कोप बेटा क्लियर हो गया, कभी भी चीजों को मैग्नीफाई नहीं करता। जैसे माइक्रोस्कोप चीजों को 7 टाइम्स 100 टाइम्स मैग्नीफाई करता था ना, टेलीस्कोप ऐसा कुछ नहीं करता। टेलीस्कोप का काम होता है केवल जो बहुत दूर की चीजें होती हैं उनको पास में लेकर आना। ठीक है जी, ओके। अब लेट अस सपोज बेटा हमने, ये हमारी आंख है, ठीक है, यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की रे पड़ती है, हमने कोई बहुत दूर का कोई प्लैनेट देखना है। ठीक है जी, अब अगर मेरा प्लैनेट इतनी दूर पड़ा है तो ये प्लैनेट जितना मर्जी बेटा बड़ा हो, हमारी आंख तक पहुंचने के टाइम पे इसका ये जो एंगल है ये बहुत स्मॉल हो जाता है। ये एंगल क्या हो जाता है बेटा? बहुत स्मॉल हो जाता है। अब ये एंगल स्मॉल होने के कारण इसकी जो इमेज भी बनती है, वो भी देखो बेटा बहुत स्मॉल बनती है। ठीक है जी, अब इमेज अगर इसकी इतनी स्मॉल बनती है तो नेकेड आई से हम इसको कई बारी देख नहीं पाते, तो इसीलिए हम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। टेलीस्कोप क्या करता है बेटा, ये छोटे से एंगल को बड़ा करके हमें दिखाता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को वो पास में ले आता है। मतलब अगर ये टेलीस्कोप इस ऑब्जेक्ट को, सेम साइज के ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, मतलब इसकी इमेज को आगे फॉर्म कर दे, तो अब ये हमारी आंख के साथ में कितना एंगल बनाएगा? बड़ा एंगल बनाएगा। और यहां पर भी एंगल क्या बन जाएगा? बड़ा एंगल बन जाएगा। तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। भाई साहब समझ आ गया ना लॉजिक? तो टेलीस्कोप करता क्या है? टेलीस्कोप सिर्फ दूर की चीजों को पास ले आता है, सो दैट हमारे रेटिना पर जो विजुअल एंगल बन रहा है वो ज्यादा हो जाए और साइज ऑफ द इमेज भी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। ये कमाल है टेलीस्कोप का। ठीक है जी, ओके। अब मैग्निफिकेशन कभी टेलीस्कोप नहीं करता है। अगर कभी भी आपको कोई बोले ना कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप है 10, तो आप ऐसा ना समझना कि वो मून को 10 टाइम्स बड़ा करके दिखाएगा। अरे भाई साहब, मून इतना ऑलरेडी बड़ा है कि वो हमें दिख नहीं रहा है, मतलब वी कैन नॉट सी मून बाय नेकेड आइज। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर 10 का ये मतलब है वो 10 टाइम्स क्लोजर लाकर हमें मून को दिखाएगा, सो दैट हम उसकी स्टडी कर सकें। क्लियर हो गई मेरी बात? तो कोई भी मैग्नीफाइंग पावर जो टेलीस्कोप के साथ में रिलेटेड है, उसका मायना होता है कि वो उतने टाइम्स उसको क्लोजर लाकर दिखाएगा। ठीक है, एक बात और है बेटा, जैसे माइक्रोस्कोप में आपने पढ़ा था ना कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बेस्ट व्यू होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब 25 सेंटीमीटर पे। बेटा टेलीस्कोप के केस में हमने इतने दूर की चीजें देखनी होती हैं कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हमारा ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर हो। मतलब आप इतना करीब मून के या किसी भी प्लेनेट के जा ही नहीं सकते कि वो 25 सेंटीमीटर दूर हो। इट इज सो ऑब्वियस। ठीक है ना? तो बच्चे बहुत बारी गलती करते हैं, वो 25 सेंटीमीटर भरते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट कभी भी तुम्हारी आंख के 25 सेंटीमीटर दूर नहीं हो सकता टेलीस्कोप के केस में, क्योंकि टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखता है, दूर की चीजों को देखता है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, ओके। सब बच्चों को पता लग गया, टेलीस्कोप दूर की चीजों को दिखाता है, ये मैग्नीफाई नहीं करता है। ये दो तरह के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप, एक रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर रिफ्रैक्टिंग टाइप में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके कारण हमें रिफ्लेक्टिंग टाइप पढ़ना है लास्ट में। ठीक है जी, ओके। हमने ये पढ़ा कि टेलीस्कोप के केस में जो विजुअल एंगल है अगर वो ज़्यादा होगा तो हमारा हाइट ऑफ द इमेज जो है वो हमें ज़्यादा दिख रहा होगा, वो हम और ज़्यादा क्लियर दिखेगा, वो हमें थोड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है जी, टेलीस्कोप चीज़ों को बड़ा नहीं करता, वो सिर्फ उनको करीब लाता है। ये चीज़ अपने दिमाग में फिक्स करके रखो। अब आप एकदम रेडी हो टेलीस्कोप पढ़ने के लिए। बेटा मैं जो आपको टेलीस्कोप पढ़ाऊंगा ना,
वो रिफ्रैक्टिंग टाइप पहले पढ़ाऊंगा। इसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोला जाता है, किताबों में इसका नाम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। टेलीस्कोप का जो डायग्राम है ना, मैं इस क्लास में ही आपको 4 से 5 बारी वो डायग्राम की प्रैक्टिस करवा दूंगा। किसी भी बच्चे को बेटा डायग्राम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सिर्फ डायग्राम ही पूछी जा रहे हैं, ठीक है ना, पेपरों में। तो हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके, अब ये जो रिफ्रैक्टिंग या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसमें 2 तरह के लेंसेज होते हैं। एक लेंस होता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा लेंस होता है हमारा आईपीस लेंस। सेम एक्सिस पे हम रखते हैं दोनों के दोनों लेंसेज को, ठीक है जी। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो लार्ज एपर्चर का होता है, लार्ज एपर्चर का होता है। आईपीस लेंस जो होता है, दिस इज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज ऑफ लार्ज एपर्चर, ऊपर ही लिखते हैं। तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, लार्ज होती है। ये हमारा जो आईपीस है, ये हमारा आईपीस है, ये हमारा स्मॉल एपर्चर का होता है, और ये फोकल लेंथ भी इसकी क्या होती है, स्मॉल होती है। बेटा एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर आईपीस इसमें स्मॉल एपर्चर का होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। बेटा मैं बात कर रहा हूं यहां ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में आईपीस छोटा होता है, पर एक्चुअल में आईपीस एक अच्छा खासा मतलब नॉर्मल लेंस होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव के साथ अगर आप कंपैरिजन करो तो वो आईपीस छोटा होता है। एक बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना कि टेलीस्कोप के अंदर सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो हमें ऑब्जेक्टिव वाले से ही होता है। ऑब्जेक्टिव वाला लेंस इसमें बेहद बड़ा होता है बेटा, वो लेंस इतना बड़ा होता है कि वो इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि हम टेलीस्कोप में उसको एडजस्ट ही नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम आती है। बाद में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो हमारा लेंस है वो लार्ज एपर्चर का होता है। इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आईपीस वाला छोटा है, अदरवाइज आईपीस वाला भी ठीक ठाक नॉर्मल लेंस है, ठीक है जी। ओके, अब जितनी भी चीजों को हमने टेलीस्कोप के माध्यम से देखना है वो सारी चीजें इन्फिनिटी पे पड़ी हैं। तो रे बनाने का एक बेस्ट वे आपको मैं बताता हूं बेटा। जो रेज आती हैं इसके ऊपर वो इन्फिनिटी से आती हैं, इन्फिनिटी से आने के कारण उनकी जो इमेज मिलती है वो इसके फोकल लेंथ पे मिलती है। तो ये ऑब्जेक्टिव है तो इसका फोकल लेंथ मैंने क्या बोल दिया, एफओ। तो वो इसके कहां पर मिलती है बेटा, फोकल लेंथ पे मिलती है, वो इसके फोकल लेंथ पे मिलती है, ठीक है जी। तो अगर वो इसके फोकल लेंथ पे मिलती है, मान लो मेरे को जो ऑब्जेक्ट है, मतलब इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो यहां पर दिखाई दे रही है। अब ये जो इमेज यहां पर दिखाई दे रही है, मैंने इस इमेज को ट्रेस किया, ये है ए डैश बी डैश। अब मान लो एक रे हमारी ऐसे सेंटर में से पास होकर आई इस तरह से, ठीक है, और दूसरी रे इसी के ही पैरेलल आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है, इसमें इन्फिनिटी पे पड़ा है, इसी के ही पैरेलल आई। इसी के ही पैरेलल आने के कारण वो थोड़ी सी ऐसे बेंड हो गई और उसने अपनी इमेज कहाँ पर बनाई, यहाँ पर बनाई, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि ये वाली जो रेज हैं ये सिर्फ 2 तो होती नहीं, इन्फिनिटी से लाखों करोड़ों रेज आ रही होती हैं। तो हमने सिर्फ 2 ही रेज को बनाया, हमने सिर्फ 2 ही रेज को बनाया, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ 2 ही रेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी रेज बनकर यहाँ पर इमेज अपनी बना रही हैं। तो एक रे हमारी ऐसे जाएगी, एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे जाएगी। जो रे इसकी ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे गई वो ऐसे होगी, जो रे इसकी यहाँ पर ऐसे पड़ी वो ऐसे होगी। तो यहाँ पर ये डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पर ये डाइवर्ज कर जाएगा। अब आ जाती है बात फाइनल इमेज की। जो फाइनल इमेज आपको मिलती है वो मिलती है इस ऑब्जेक्टिव वाले से पीछे। बेटा फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्टिव वाले से पीछे, मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया इमेजेस कहां कहां बन रही हैं। इसके कारण जो इमेज बनी वो यहां बनी, और इसके कारण जो इमेज बनी वो पहले वाले के पीछे बने। क्लियर कर दिया मैंने आपको,
ठीक है ना। तो पहले ही आप वहां पर कर दें ताकि डायग्राम बार बार इरेज कर करके आपको बनाना ना पड़े। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है इसको मैं ऐसे 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 करके बैक ट्रेस करूंगा और इसकी फाइनल इमेज यहां पर ऐसे बनाऊंगा। ओके, इसी तरह से इसको मैं ऐसे बैक ट्रेस करूंगा और इसकी फाइनल इमेज यहां पर बनेगी। एंड दिस पॉइंट इज आर ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है जी, ये एकदम परफेक्ट डायग्राम है किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। दो बातों का बस ख्याल रखना है, इसकी इमेज बनी इसके फोकल लेंथ पे और इसकी इमेज बनेगी इस लेंस के पीछे। तो पहले ही हमने बना लेनी है इनकी इमेजेस। अब इसकी इमेज पे हमने रेज लाकर मीट करवानी है ना, तो ऐसे दो पैरेलल रेज आ रही हैं। एक पैरेलल रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी, दूसरी पैरेलल रे हमारी ऊपर पड़ी। जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी वो एकदम यहां पर अपने पेंसिल स्केल को इस अकॉर्डिंगली आप चलाना, ठीक है ना। तो एकदम यहां पर वो मीट करेगी, जो यहां पर आई वो बेंड करके यहीं पे मीट करेगी। अब इधर लाखों करोड़ों रेज आ रही हैं, मान लो जरूरी तो नहीं कि इधर ऐसे ही जानी है, कुछ रेज ऐसे सीधी और ऐसे सीधी भी जा रही होंगी। गॉट इट ना। जो रेज ऐसे सीधी और ऐसे सीधी जा रही हैं, उन्होंने यहां पर हमारी आंख लगी है, ठीक है ना। हमने इसको बैक ट्रेस किया और हमें फाइनल इमेज कहां पर मिली, यहां पर मिली। ठीक है, आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। अब ये जो है ना, ये इमेज है फॉर ऑब्जेक्टिव, मतलब इस ऑब्जेक्टिव वाले लेंस के लिए किसका काम करती है, इमेज का काम करती है। और ये एक्ट करती है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ठीक है जी, मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम करती है फॉर आई पीस। अब एक बात और अपने ध्यान में रखना कि ये जो आई पीस लेंस है ना, ये यहां पर भी सिंपल माइक्रोस्कोप का ही काम करता है। ये यहां पर भी किसका काम करता है बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप का ही काम करता है। एकदम इसकी कैलकुलेशन सारी की सारी सिंपल माइक्रोस्कोप जैसी होती हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कौन से वाला लेंस, ऑब्जेक्टिव या आईपीस, कौन से वाला लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट कर सकता है, तो आप क्या जवाब दोगे, हमारा आईपीस लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी नॉर्मल रेंज की होती है और किसी हद तक इसका जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है और इसकी जो इमेज है वो बड़ी है। तो इसने मैग्नीफाई किया, और इसकी मैग्निफिकेशन भी बेटा बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होती, मतलब ऐसे नहीं 100 टाइम्स मैग्नीफाई किया, ये थोड़ा सा मैग्नीफाई करता है ताकि नॉर्मल आईज इसको देख सकें। ठीक है जी, तो ये बड़ी ही सेंसिबल बात है, ये क्वेश्चन बनकर आपको आ सकता है, कौन से वाला लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर सकता है। ठीक है जी, अब बेटा दो एंगल्स की मैं हमेशा आपके साथ में डिस्कशन करता हूं। सबसे पहला एंगल होता है हमारा अल्फा, दूसरा एंगल होता है हमारा बीटा। ठीक है जी, अब अल्फा और बीटा को हम रीडिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। देखो बेटा, जो मैग्निफिकेशन होती है ना रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि वो इमेज को बड़ा करके दिखाए। उसका मतलब ये होता है कि वो इमेज को पास लाकर बताए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो इसकी मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो किसी भी टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर बोल लो, इसको हम मैग्नीफाइंग पावर भी बोल सकते हैं, इसको हम मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन किसी भी टेलीस्कोप की जो होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, वो होती है विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। और इसका डिनोशन किससे होता है, बीटा से। इमेज का एंगल जो है वो बीटा से डिनोट करता है और ऑब्जेक्ट का जो आंखों के साथ में एंगल बना वो किससे डिनोट करता है, अल्फा से। अब आपको बेटा पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ यहां पे पड़ा है। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो मान लो ऑब्जेक्ट का यहां पर मैंने अपनी कोई आंख
लगाई है जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हमारी आंखों और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनेगा ऑब्वियसली वो अल्फा होगा। क्लियर होती है ना बात? ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस के साथ एंगल बना है बेटा उसको अल्फा लेना है, और इमेज का फाइनल इमेज कौन सी है? ये फाइनल इमेज है, इसका जो एक्सिस के साथ में एंगल बनेगा उसको लेना है बीटा। गॉट इट? तो अगर ये मेरा अल्फा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स करके ये वाला एंगल भी मेरा क्या होगा? अल्फा। सिमिलरली अगर ये वाला एंगल मेरा बीटा है तो ये तो बीटा ही रहेगा। तो ऐसे में मैं बहुत इजीली tan अल्फा एंड tan बीटा निकाल सकता हूं। अब बेटा बस मैंने एक बात आपसे और पूछनी है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा है? हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है। अब जब भी कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा होता है तो उसका एंगल क्या बनता है? बहुत छोटा बनता है। ठीक है ना? हमने नोटिस किया था ना कि जब हमने यहां पर अपनी आंख लगाई थी तो ऐसे में जब हमारा प्लेनेट बहुत दूर था तो इसका एंगल देखो कितना छोटा बन रहा था, जब यही प्लेनेट हमारा पास में आ गया तो इसका एंगल देखो बड़ा बनने लग गया। ठीक है ना? तो एंगल जो होता है वो पास आने पर बड़ा हो जाता है विजुअल एंगल, और दूर जाने पर वो छोटा हो जाता है। ये एक लॉ है। ठीक है? तो ऐसे में हमारा इन्फिनिटी पे पड़े तो ये अल्फा एंगल बहुत छोटा होगा, ये अल्फा एंगल बहुत छोटा होगा। तो अगर ये अल्फा एंगल छोटा होगा वी कैन राइट इट एज tan अल्फा एज ओनली अल्फा। इसी तरह से ये बीटा एंगल, ये जो बीटा एंगल है बेटा ये भी छोटा होगा। अब क्यों छोटा होगा? आप कहोगे सर देखो इमेज तो हमारी बड़ी हो गई, मैग्नीफाई भी हुई है, बीटा क्यों छोटा है? बेटा बीटा इसलिए छोटा है, देखो ये कितनी दूर बना। ये एक लार्ज एपर्चर का लेंस है जिसकी फोकल लेंथ इतनी लार्ज है, फिर भी ये उसको पार करके उससे दूर बना, तो दूर बनने के कारण ये बीटा विल ऑल्सो बी स्मॉल। ठीक है जी? तो बीटा भी हमारा छोटा होगा। एक एक बात का आपको मैं मतलब बता रहा हूं, याद रखना बस। तो बीटा भी हमारा छोटा होगा, तो इसलिए मैंने tan बीटा को भी क्या लिख दिया? बीटा। अब ऐसे में हमारा यहां पर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हेल्प करेगा। ठीक है जी? इन दोनों ट्रायंगल्स को इस्तेमाल करके अब tan अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी? तो अगर यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस की हम बात करें, दिस इज ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ, और अगर यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस की हम बात करें, ये वाला डिस्टेंस कौन सा होता है? ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है ना इसका, तो इसको मैं यू ही बोलूंगा। तो tan अल्फा हमारा किसके बराबर आएगा? मतलब ये मैंने लिया tan अल्फा हमारा किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब a डैश b डैश डिवाइडेड बाय बेस कितना होता है? FO। एंड बेटा tan बीटा किसके बराबर होगा? अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब a डैश b डैश डिवाइडेड बाय UE। तो आपको मालूम पड़ा कि अल्फा और बीटा एंगल्स हैं कितने हैं। ठीक है? अब अल्फा और बीटा एंगल्स को निकालने के बाद बहुत इजीली आप यहां पर मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हो। मैग्नीफाइंग पावर क्या थी बेटा? बीटा अपॉन अल्फा। तो अगर बीटा अपॉन अल्फा है, आप बीटा को लिखोगे a डैश b डैश अपॉन UE डिवाइडेड बाय अल्फा को क्या लिखोगे? a डैश b डैश डिवाइडेड बाय FO। ये पलट कर जब ऊपर गया तो हमारा आ गया FO अपॉन UE। a डैश b डैश से कट गया a डैश b डैश। तो मैग्नीफाइंग पावर किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की क्या आती है? फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आईपीस। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द आईपीस, ये होती है इसकी मैग्नीफाइंग पावर। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। अब मैग्नीफाइंग पावर निकाल ली हमने, पूरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का सेटअप सीख लिया। ठीक है जी? इसको सीखने के बाद अब हमें दो केसेस करने हैं मैग्निफिकेशन के। ठीक है? दो केसेस मैग्निफिकेशन के। ठीक है? उनको करेंगे, एक फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, दूसरा फॉर रिलैक्स्ड आई। ठीक है जी? ओके। तो मैं फालतू की सारी चीज़ें यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। बस एक चीज़ हमारी इसमें काम की है कि हमें जो मैग्निफिकेशन मिली है वो FO अपॉन UE मिली है। ठीक है? तो हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर है वो किसके बराबर है बेटा? मैग्नीफाइंग पावर है वो है FO अपॉन UE के बराबर। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। चलो अब दो केसेस हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले केस 1 फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तो बेटा देखो, हमारी आंखों ने ये डिसाइड किया हुआ है कि उनको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब मिलेगी जब
इमेज जो है वो डी पे होगा, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा, 25 सेंटीमीटर पे होगा इमेज। आप ऐसा ना सोचो, मैंने अभी अभी आपको बोला था कि कभी भी 25 सेंटीमीटर पे नहीं हो सकता। मैंने बेटा बोला था ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता 25 सेंटीमीटर पे। कोई प्लेनेट कहां से हो सकता है हमारे 25 सेंटीमीटर पे? मून कहां से हो सकता है 25 सेंटीमीटर पे? हाँ, क्या हो सकता है 25 सेंटीमीटर पे? ये कन्वर्ज करके ये जो रेज वगैरह हमारी बनी है, इनकी जो इमेज है, इसको इतना पास ले आओ, इनको इतना पास ले आओ, सो दैट हमारी इमेज कहां पर बन जाए? 25 सेंटीमीटर पे। और आपने बहुत बारी देखा होगा कि कोई भी DSLR या फिर कैमरास को चलाने से पहले हम उनके लेंसेज की एडजस्टमेंट करते हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं बेटा? हम अपने आईपीस को आगे या पीछे कर रहे होते हैं, सो दैट हमारी इमेज कहां पर बन जाए? 25 सेंटीमीटर पे। क्लियर हुई ना बात? कभी भी आप अगर कोई भी कैमरा में फोटो खींचने लगते हैं तो आप देखते हैं जब आप लेंस को आगे पीछे कर रहे होते हैं उस टाइम पे ब्लर होता है, और फिर एट अ सर्टेन एंगल वो 25 सेंटीमीटर जैसे ही उसको मिलता है वो एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है ना? इसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को सेट करना। ठीक है, ओके। तो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें अपनी जो इमेज है, अपनी जो फाइनल इमेज है, वो कहां पर चाहिए होती है? -d पे। मतलब कितना पीछे बेटा चाहिए होती है? 25 सेंटीमीटर के पीछे चाहिए होती है फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? ये A' B' ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसके लिए आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो UE है, मतलब U इज इक्वल टू UE, और वो भी इस साइड ही है, क्योंकि बेटा हमारी रेस तो अब ऐसे ट्रेवल कर रही है ना, तो अगर UE इस साइड लिया गया तो मैं इसको क्या लूंगा? -UE। ठीक है जी। और इसकी जो फोकल लेंथ है, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की बेटा फोकल लेंथ नेगेटिव लेना पाप है, ये नहीं कभी करना। तो आईपीस की फोकल लेंथ हमने क्या ले ली? FE। ठीक है जी। अब फॉर्मूला लगा देंगे इस पे। फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/-d - 1/-ue इज इक्वल टू 1/f। ऐसा करके हमारा 1/ ये -ue माइनस ये क्या हो जाएगा? +1/ue। अगर ये चीज इधर चली जाए, दिस विल बी 1/f + 1/d। ठीक है जी, अच्छे से इसको नोट कर लो। अब देखिए, हमने निकालनी क्या है? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और ऑलरेडी हम जानते हैं मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का बेटा बेसिक फॉर्मूला होता है FO/UE। तो अब 1/UE को मैं क्या लिखूंगा? FO मेरा ऐसे है, 1/UE को मैं लिखूंगा 1/f + 1/d। अब ये f किसका है? ये आईपीस का f है बेटा, ये आईपीस का f है। क्लियर हो गई ना बात? ये आईपीस का f था। अब अगर मैं FE को कॉमन ले लूं, ठीक है, दिस इज 1/d, सॉरी। अगर मैं FE को कॉमन ले लूं, 1/FE को कॉमन ले लूं, तो मेरा क्या बनेगा? FO/FE मल्टीप्लाई बाय 1+, देखो इसके पास तो था डिवाइड में FE इसने दे दिया, इसके पास नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, FE/d। जानते हैं ना मैथ्स के छोटे रूल्स? ठीक है, तो हमारी मैग्नीफाइंग पावर या फिर मैग्निफिकेशन फॉर मैक्सिमम केस कितनी निकलेगी? FO/FE × 1 + FE/d। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस पर बेटा न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। मैं आपको इसके बाद ना 1-2 न्यूमेरिकल्स भी करवा देता हूं, दिमाग में सेटिंग हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, ओके। तो मैग्नीफाइंग पावर आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए मिल चुकी है। अब केस 2 हमें जो करना है वो करना है फॉर रिलैक्स्ड आई। देखो बेटा, ये वाली मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है, सच है, ठीक है, पर इसमें हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है। ये स्ट्रेन्ड आई वाली मैग्निफिकेशन है, इस पे हमारी आंखों पे क्या पड़ता है? स्ट्रेन पड़ता है। अब फिजिक्स हमें ऐसा कहती है कि अगर कभी भी आप चाहते हो कि आपकी आंखें हमेशा रिलैक्स्ड रहें, आपकी आंखें हमेशा रिलैक्स्ड रहे, रिलैक्स्ड आई को हम एक तरह से नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्ट। ठीक है, अगर आप बेटा चाहते हो कि आपकी आंखें हमेशा रिलैक्स्ड रहें, मतलब नॉर्मली एडजस्टेड रहें, ठीक है, तो ऐसे में आपको जो इमेज है वो इन्फिनिटी वाली लेनी चाहिए। ठीक है जी, तो रिलैक्स्ड आई के लिए हमारी इमेज हमेशा बेटा किस पे होएगी?
इन्फिनिटी पे होएगी। अपने दिमाग में बात याद रखो, माइक्रोस्कोप में भी ऐसे ही था, टेलीस्कोप में भी ऐसे ही है, ठीक है जी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि एकदम एक एक बात पूरी प्रॉपरली पकड़ने के लिए, समझ तो वैसे आ ही रहा है आपको बिना माइक्रोस्कोप सुने भी, ठीक है ना, तो इतनी तो कोई बात नहीं है, पर अगर आप चाहते हो कि आप लिंक कर सको और आपको कोई स्ट्रेस ही ना लेना पड़े तो उसको सुन के आइए, ठीक है। तो इमेज मेरी कहां पर चाहिए, मेरे को इन्फिनिटी पे चाहिए। क्यों इन्फिनिटी पे चाहिए? क्योंकि इन्फिनिटी पे हमारी नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है और इस पे हमारी आंखों पर स्ट्रेन भी बेटा लीस्ट पड़ता है, ठीक है जी। और इसके साथ में जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपको कितने पे चाहिए? ऑब्जेक्ट तो बेटा इसके लिए यही है, तो जो इसकी इमेज है वही इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, वो कितना है माइनस यूई। और फोकल लेंथ भी हम किसकी लेंगे बेटा? आईपीस की ही फोकल लेंथ लेंगे। अब जब इस पे मैंने फॉर्मूला लगाया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो इसमें v की जगह पे मैंने भर दिया इन्फिनिटी, u की जगह पे मैंने भर दिया माइनस यूई, f की जगह पे मैंने भर दिया fe, और वो पॉजिटिव लेना है हमेशा। तो ऐसे में 1/infinity विल बिकम 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1/ue इज इक्वल टू 1/fe। तो ऐसे में फोकल लेंथ किसके बराबर आ गई बेटा? ue के बराबर आ गई, ठीक है जी। बहुत ही स्पेशल है ये भी चीज, इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है और इस पर भी आ सकता है, दोनों न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है। तो फोकल लेंथ हमारी किसके बराबर आ गई बेटा? यूई के बराबर आ गई। अब हमारी मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग पावर कितनी निकलेंगी बेटा? मैग्नीफाइंग पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है FO/UE, तो ऐसे में मैंने मैग्नीफाइंग पावर लिखी FO/UE, और इस केस में रिलैक्स्ड आई के केस में हमारा UE आ रहा है FE के बराबर, तो ये आ गया FO/FE, ठीक है जी। तो अगर कभी भी आपको कोई बोले कि FO/FE वाली मैग्नीफाइंग पावर जो है इस पे आंखों पर स्ट्रेन पड़ेगा या रिलैक्स्ड रहेंगी आंखें, तो यू विल ऑलवेज से इस पे आंखें हमेशा रिलैक्स्ड रहेगी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेरिवेशन हमारी ओवर हो गई। 2 सवाल मैं बनवाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर बुक में है ना, वो इन दोनों सवालों के ही ज़्यादातर ऊपर है, बनते तो और भी हैं, वो सारी भी बातें मैंने बीच में आपको बता दी हुई हैं, ठीक है ना, पर ये 2 मेन सवाल हैं, ठीक है। ओके, प्लीज़ बेटा इसको नोट कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल, a refracting telescope is under normal adjustment. A refracting telescope is under normal adjustment and magnifying power is 5 if the length of the telescope under this condition, कौन सी कंडीशन बेटा? कौन सी कंडीशन? यहां नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो इन्होंने बोला द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप अंडर दिस कंडीशन, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली कंडीशन, मतलब जिसके ऊपर हमारा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है? -25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है जी। अंडर दिस कंडीशन इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड FO एंड FE। एक बारी मैं सवाल चेक कर लूं, ठीक बना है। अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 5 इफ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज अंडर दिस कंडीशन that is d is equal to 25 is 120 सेंटीमीटर। फाइंड FO एंड FE। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, हम बनाने लगे। ओके, क्वेश्चन आपको कहता है कि हमारे पास में एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, तो बेटा मौका मिल गया, डायग्राम दोबारा बनाते हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस होएगी हमारी। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जैसे ही दिख जाए तो एक लेंस बनाएंगे हम बड़ा और दूसरा लेंस बनाएंगे हम छोटा। मैं फिर से आपको तरीका बता रहा हूं कैसे बनाया था मैंने लेंस। ये जो बड़ा वाला लेंस है इसका एपर्चर बड़ा है, इसका एपर्चर लार्ज है और इसकी फोकल लेंथ भी क्या है? ज्यादा है, ठीक है जी। तो जो भी इमेज, मतलब इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो बड़े दूर वाले ऑब्जेक्ट है, मतलब इन्फिनिटी से इसके ऊपर रेज पड़ रही हैं,
तो अगर इन्फिनिटी से रेज पड़ रही हैं तो इसके फोकस पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है ना बेटा। तो अगर इसके फोकस पे इसकी इमेज बनेगी तो मैंने ये मान लिया FO है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस लेंस है, FO पे इसकी इमेज बनेगी। अब FO पे इसकी इमेज बनेगी, हमने ऐसा मान लेना है कि ये बनी है इमेज। तो एक रे तो आई बेटा ऐसे, और ये ज़रूर ऐसे आ रही होगी, दूसरी रे इसके ही पैरेलल आई है, यहाँ आकर वो रे ऐसे, एक मिनट, वो रे ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, ओके। तो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर में से तो वो सीधी ही निकल गई, पर यहाँ पर आकर वो रे ऐसे बेंड हो गई और यहाँ पर उसने बनाया, ठीक है जी, ओके। इन्फिनिटी पे हमारा पड़ा था ऑब्जेक्ट। अब ऐसे में ये जो सामने आईपीस है, ये जो सामने आईपीस है, इसकी एक रे ऐसे सीधी जाएगी, एक रे इसके भी ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी, ठीक है जी, इस तरह से हो जाएगा, ये डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अब जो हमें फाइनल इमेज प्राप्त होती है वो हमेशा इस लेंस के पीछे प्राप्त होती है। तो आप इस तरह से बनाइए कि ऐसे आकर आपकी रेज यहाँ पर मीट कर जाए। ये डायग्राम है, 2-4 बार बस हाथों से बनाना पड़ेगा आपको, कभी गलती होगी ही नहीं, ठीक है। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये वाला जो इमेज है, वो इसके लिए किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का। तो ये बन गया इसका यूई, ठीक है। और इसके लिए ये क्या है? इसके लिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, इस तरह से। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ओके, ये है हमारा रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और ये नॉर्मल एडजस्टमेंट पे है। इन्होंने बोला नॉर्मल एडजस्टमेंट में। अब मैंने आपको अभी अभी बताया हमारे पास में जो मैग्निफिकेशन होती है बेटा वो 2 तरह की होती थी, याद है या नहीं? हमारी जो मैग्निफिकेशन होती थी बेटा वो 2 तरह की होती थी, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होती थी और एक मिनिमम मैग्निफिकेशन होती थी। मिनिमम मैग्निफिकेशन नॉर्मल एडजस्टमेंट पे होती थी, है ना, जिसपे हमारी आंखें क्या रहती थी? रिलैक्स्ड रहती थी। ये शायद मैं बताना भूल गया, वो जो रिलैक्स्ड आई वाली मैग्निफिकेशन है ना बेटा वो मिनिमम है, ठीक है जी, ओके। ये वाली मैग्निफिकेशन हमारी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, मिनिमम मैग्निफिकेशन है, रिलैक्स्ड आईज इस पर है और नॉर्मल एडजस्टमेंट है। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, इस पे स्ट्रेन्ड आई है, ठीक है जी। और इस मैग्निफिकेशन के लिए हमारा 1/UE किसके बराबर आया था? 1/FE + 1/D के बराबर आया था। और हमारे पास फाइनली मैग्निफिकेशन ये वाली कितनी बनी थी? FO/FE मल्टीप्लाई बाय 1 + FE/D। एक सेकेंड, इसको उसमें पुट किया, फिर FE को कॉमन लिया। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, ये हमारी मैग्निफिकेशन बनी थी FO/FE × 1 + FE/D। किसके लिए बनी थी बेटा? ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, मतलब स्ट्रेन्ड आईज के लिए बनी थी। और जब हमने रिलैक्स्ड आई की बात की थी, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की थी, उस समय हमारी UE तो बेटा FE के ही बराबर आ गई थी। दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, है ना। UE तो हमारी किसके बराबर आ गई थी? FE के बराबर। तो ऐसे में हमारी मैग्निफिकेशन बनी थी FO/FE। ये मैंने बोला था, याद रख लो बेटा। अब आ गई ना बात। इन्होंने हमें मैग्नीफाइंग पावर दे दी 5, और केस कौन सा है? नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस है, मतलब रिलैक्स्ड आई वाला केस है, मतलब ये वाला केस है बेटा। तो मैग्नीफाइंग पावर अगर उन्होंने हमें 5 दे दी, दैट मीन्स FO/FE की वैल्यू उन्होंने हमें कितनी दे दी? कितनी दे दी बेटा? उसकी वैल्यू उन्होंने हमें 5 दे दी, ठीक है जी। तो अगर उन्होंने उसकी वैल्यू हमें 5 दे दी, अब पूछा क्या है हमसे? उन्होंने हमसे पूछा इफ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप अंडर दिस कंडीशन इज दिस। भाई साहब, एक बात मैं आपको और बतानी चाहता हूं। कोई भी टेलीस्कोप में, लेट अस सपोज ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारा आईपीस लेंस है, ठीक है जी, ओके। इसमें जो भी टेलीस्कोप की लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव से शुरू होकर आईपीस के बीच बीच में होती है। यहां से लेकर यहां तक होता है हमारा बस टेलीस्कोप। पीछे से जितनी मर्जी पीछे से रेज आती रहे और इधर जितनी मर्जी पीछे इमेज जाती रहे, पर हमारा टेलीस्कोप तो सिर्फ इतना हिस्सा होता है। तो अब आप मेरे को बताओ कि हमारे टेलीस्कोप की लेंथ कितनी है? ये भी एक फॉर्मूला बनाकर याद कर सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप होता है वो FO + UE होता है, मतलब वो FO + UE होता है लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। इसी तरह से बेटा माइक्रोस्कोप में भी अगर कभी भी आपको कोई लेंथ पूछ लेना, तो आपने जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और जो आईपीस लेंस है उसके बीच का ही फासला लेना होता है, ठीक है जी, ओके। तो
इन्होंने हमें बोला कि जो हमारे टेलीस्कोप की लेंथ है वो कितनी है 150। तो टेलीस्कोप की लेंथ की अगर यहां पर बात हो रही है तो मतलब FO प्लस UE की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 150 सेंटीमीटर। ये चीज गिवन है, ये चीज बच्चों गिवन है, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि ये रिलैक्स्ड आई का केस है। रिलैक्स्ड आई के केस में UE किसके बराबर होता है? FE के बराबर होता है। तो इसमें मैं UE को क्या भर सकता हूं? FE। तो देखो बेटा दो इक्वेशंस बन गई हमारी, एक ये इक्वेशन और ये एक ये इक्वेशन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर नॉलेज है हमें तो हम 1 सेकंड में निकाल रहे हैं। हमें मैग्नीफाइंग पावर भी पता थी रिलैक्स्ड आई के लिए और हमें लेंथ का भी फॉर्मूला मालूम था। तो मैग्नीफाइंग पावर भी उन्होंने दी हुई है, लेंथ भी उन्होंने हमें दी हुई है और पूछा कि FO एंड FE, अगले कहते बस प्लस माइनस करो। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो कि FO की वैल्यू है 5 टाइम्स FE, है ना। इसको ऊपर ऐसे भेज सकते हो और फिर जब आपने इसको इसमें भरा तो FO के लिए हमारा आ गया 5 टाइम्स FE plus FE is equal to 150 and here we have got 6 times FE is equal to 150। तो FE की वैल्यू हमारी आ जाएगी 150 अपॉन 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 0, 2 1 जा 2, 25 जा। तो मेरी फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस आ गई 25। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। तो अगर आईपीस की फोकल लेंथ में यहाँ पे 25 भर दूंगा तो हमारा FO का क्या आएगा 5 इंटू 25, तो ये बन जाएगा 125 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल देखो बेटा चुटकियों में सॉल्व हो गया, चुटकियों में, ठीक है ना। तो FO एंड FE दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी आ गई। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें थोड़ा सा अलग होगा केस, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में अब आपको बोला है, एक बारी पेन, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में बेटा इन्होंने आपको बोला है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज focal length of the objective lens of refracting telescope is given 100 सेंटीमीटर। मान लिया जाए हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, उसकी फोकल लेंथ आपको 100 सेंटीमीटर दी है और इन्होंने बोला एंड दैट ऑफ आई पीस लेंस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, मतलब रिफ्रैक्टिंग टाइप में ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा लिया और आईपीस क्या लिया, बहुत छोटा लिया। अब हमसे ये बोल रहे हैं इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है ना, पिछला मैंने कौन सा करवा दिया था, रिलैक्स्ड आई वाला। इस बारी मैंने कौन सा करवा दिया, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है जी, मतलब 25 सेंटीमीटर पर हमें चाहिए। ठीक है जी, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ये हमने निकालना है। अब हमने लेट अस सपोज इसमें कैलकुलेट करनी है अपनी मैग्नीफाइंग पावर। ये तो मैग्नीफाइंग पावर आपसे पूछ सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं फिर से लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। दोनों चीजें, ठीक है जी, दोनों निकालते हैं। इसमें डबल मेहनत होगी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। डबल मेहनत क्या होगी, बस एक चीज निकालनी पड़ेगी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप के लिए, फिर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन में बोला द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज गिवन बाय 100 सेंटीमीटर। फिर से मौका मिला बेटा, टेलीस्कोप बनाते हैं। एक मेरे पास में ये लेंस है, ठीक है जी, इसके कोएक्सियली मैंने एक दूसरा लेंस रखा विद स्मॉल एपर्चर। ठीक है जी, स्मॉल एपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ। कैसे बनेगा, इसका तो यहाँ पर है FO पे, एक रे हमारी ऐसे आई, ये हमारी सीधी आ रही है, दूसरी रे हमारी ऐसे आई, ये हमारी ऐसे बेंड हो जा रही है। ठीक है, देखो कॉन्फिडेंस बढ़ गया ना हमारा।
ठीक है। अब इसके बाद एक रे हमारी ऐसी गई, ये हमारी ऐसे जाएगी, दूसरी रे हमारी ऐसे गई, ठीक है जी, ये डाइवर्जिंग है। ओके, तो ऐसे में हमें जो फाइनल इमेज प्राप्त हो रही है वो यहाँ पर प्राप्त हो रही है, ठीक है। अभी जो फाइनल इमेज आपको प्राप्त हुई है, ठीक है, वो ऐसे प्राप्त हुई है। इसको मैंने नाम दे दिया ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको मैंने नाम दे दिया ए डैश बी डैश। बात हो गई हमारी ख़त्म। ये इसकी फोकल लेंथ FO हमने मान ली, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी फोकल लेंथ मैंने FO मान ली, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका डिस्टेंस मैंने UE मान लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन्होंने हमें क्या बोला, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है जी, इज 100 सेंटीमीटर। तो भाई साहब फोकल लेंथ कितनी दे दी ऑब्जेक्टिव लेंस की, 100 सेंटीमीटर। क्योंकि वो कन्वेक्स है तो ये फोकल लेंथ मैंने क्या ली है, पॉजिटिव। और आईपीस लेंस की कितनी फोकल लेंथ दी हुई है, 5 सेंटीमीटर, वो भी कन्वेक्स है तो उनको भी हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव। अब इन्होंने बोला इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर, मतलब फाइनल इमेज बेटा रेज मेरी सारी इधर ट्रेवल कर रही हैं, सारी इधर ट्रेवल कर रही हैं, और फाइनल इमेज मेरे को किधर मिल रहा है, इधर की साइड पे मिल रहा है। तो अगर फाइनल इमेज मतलब ये वाला मेरा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जितना है, तो मेरी फाइनल इमेज फ्रॉम द आईपीस कितनी है, D के बराबर, ठीक है जी। फाइनल इमेज फ्रॉम द आईपीस हमारी किसके बराबर है बेटा, D के बराबर। हमने निकालना क्या है, मतलब 25 सेंटीमीटर के बराबर है। हमने निकालना क्या है बेटा, इसमें पहली चीज निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर। ओके जी, ओके। मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यूई। क्लियर हो गई मेरी बात, मैग्नीफाइंग पावर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन यूई। हमें फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट तो पता है 100 सेंटीमीटर, हमें जरूरत किस चीज की है बेटा, 1 अपॉन यूई की जरूरत है। एंड इट इज सो सिंपल, हमारे को फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस भी दी है, इमेज क्रिएटेड बाय आईपीस भी दिया है, और मेरे को यूई निकालना है। मतलब लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अगर आपको आईपीस की फोकल लेंथ भी पता है, आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, और आईपीस की इमेज का डिस्टेंस भी पता है आपको 25 सेंटीमीटर। समझ गए ना मेरी बात। तो 1 सेकंड लगेगा, अभी इसकी फोकल लेंथ आपकी निकल जाएगी, ठीक है जी। ऐसे में 1 अपॉन यूई, 1 अपॉन यूई को हमने कैलकुलेट करना है। एक काम करो बेटा, ये जो यूई है ना, ये यूई हमारा नेगेटिव होगा इसमें, ठीक है। ये यूई को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर को है। तो यूई हमने लिया, मतलब यू हमने लिया इसमें माइनस यूई, ठीक है जी। और दूसरी बात, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, तो आप क्या ही लोगे इसमें, 5 सेंटीमीटर ही लोगे, और जो इमेज का डिस्टेंस है मतलब VE है, वो भी आपको क्या लेना है बेटा इसमें, -d, ठीक है जी। तो ऐसे में आप जब इसमें वैल्यूज को भरोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 1 अपॉन -d, मतलब -25 सेंटीमीटर, माइनस 1 अपॉन -UE इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। तो माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, ठीक है। ये चीज चली गई जब उधर, तो 1 अपॉन यूई आ गया हमारा 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 25। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। तो ऐसे में आप यूई की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लोगे, 25 प्लस 5 अपॉन 25 इंटू 5, ये बन गया 30 अपॉन 25 का 5 गुना होता है बेटा 125, ठीक है। तो इसकी जब हमने कैंसलिंग वगैरह की तो 5 6 जा 5 5 जा, तो हमारा आ गया 6 अपॉन 5, ठीक है, आया 1 अपॉन 5 6 जा एंड 5 25 जा, तो हमारा आया बेटा 6 अपॉन 25, दिस इज 1 अपॉन यूई, ठीक है जी। तो अगर 1 अपॉन यूई की वैल्यू 6 अपॉन 25 आई, तो अब क्या करेंगे बेटा, 1 अपॉन यूई तो हमारा आ गया ना, हमें तो मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। तो बेटा मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला है, FO मल्टीप्लाई बाय 1 बाय यूई, ठीक है। मतलब FO ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना था, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ था 100, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन यूई हमारा कितना है 6 अपॉन 25, ठीक है जी। तो
25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा 6 फोर ज़ा आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइंग पावर आपका ऐसे आ गया। ठीक है जी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर आपने तो डायरेक्ट फार्मूला सिखाया था। हाँ, डायरेक्ट फार्मूला याद है, लगा दो। डायरेक्ट फार्मूला अगर किसी को याद है मैग्नीफाइंग पावर का, वो क्या था, FO अपॉन FE मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस FE अपॉन D। बेटा लगा दो, एकदम 24 आएगा। बट अगर किसी को नहीं याद तो उसको मैंने एक वे बता दिया ऑन द स्पॉट कैसे उसने सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल इसका छोड़ना नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, पक्का ये हो जाएगा आपसे। ठीक है ना। ओके, तो मैग्नीफाइंग पावर हमारी आ गई है बेटा 24 सेंटीमीटर। अब अगली बात इन्होंने हमसे पूछ ली है कि हमें लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप बताओ। ठीक है जी। अब ये जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप होता है ये कैसे निकलता है बेटा? लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप निकालने के लिए आपको एक निकालना पड़ता है FO, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप FO प्लस UE के बराबर होगा। और अच्छी बात यह है UE ऑलरेडी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। ठीक है ना। UE मेरा कितना आया था, अगर 1 अपॉन UE 6 अपॉन 25 है तो UE क्या है 25 अपॉन 6। और आप कटिंग करके देख सकते हैं 6 4 ज़ा 24 होता है, तो ये जस्ट 1 पॉइंट आ गया, लेट इट बी 4.1। ठीक है ना, मतलब ऐसे ही आएगा 4.128 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव कितनी थी मेरी 100, और फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस मेरी कितनी थी 4.1। तो ऐसे में ये क्या आ गया 104.1। ठीक है ना। लेंथ भी आ गई, मैग्नीफाइंग पावर भी आ गई। अगर मैग्नीफाइंग पावर का सीधा मैं फॉर्मूला लगा देता तो उसमें मैंने UE नहीं निकालना था, तो UE मेरे को अलग से निकालना पड़ता। ठीक है ना। ओके, इसी के ही साथ में अब चैप्टर का मतलब इस टेलीस्कोप वाला जो टॉपिक है इसकी कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके बेस पर हर बारी क्वेश्चनिंग की जा रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कन्फ्यूजन्स भी बच्चों को रहती है। इसको क्लियर करके आप सुनना, बहुत सिंपल है। ठीक है ना। सारी मेन बातें हमारी हो गई, अब उनको सीखने के लिए कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। चलिए देखिए बेटा, हमारा ये जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, इस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है जी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट का जो लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ये बहुत बड़ा रखा जाता है। अब इसका एक रीजन है, ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस टेलीस्कोप में बड़ा क्यों होता है। रीजन ये है कि हमने जिसको देखना है वो बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर वो इतने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो सफिशिएंट रेज हैं उनको कलेक्ट करने के लिए हम एज बिग एज पॉसिबल अपना ऑब्जेक्टिव लेंस रखते हैं। ठीक है जी। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? टू कलेक्ट sufficient rays of object aperture is very large। तो सबसे पहली बेटा प्रॉब्लम हमने क्या देखी कि सफिशिएंट रेज को कलेक्ट करने के वास्ते एपर्चर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और अगर एपर्चर बेटा बड़ा होता है तो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव लेंस बिकम्स हैवियर comma and it is difficult for us to adjust। बेटा ये जो टेलीस्कोप है इसका ऑब्जेक्टिव लेंस इतना हैवी हो जाता है कि हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है इसको एडजस्ट करना, इतने हैवी लेंस को आगे पीछे करना। और तीसरी बात ये है कि ये बहुत कॉस्टली भी हो जाता है। और चौथी बात ये है इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आने के बहुत चांसेस होते हैं। इतना ज़्यादा कांच बेटा अगर हमने इस तरह से ढालना है तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है जी। ये तो है हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, जो बड़ा एपर्चर ऑब्जेक्टिव का होने के कारण हमें फेस करनी पड़ती हैं।
अब दो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो क्वेश्चन बनकर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना, एकदम मतलब टीचर्स के पॉइंट पे होता है कि कब वो टेलीस्कोप डालें और ये सवाल पूछें, ठीक है। ओके, तो एक प्रॉब्लम आएगी बेटा इसमें जो स्फेरिकल एब्रेशंस हैं, मतलब स्फेरिकल एब्रेशंस क्या होती हैं? स्फेरिकल एब्रेशंस कुछ बड़ा एपर्चर होने के कारण जो कमियां हैं वो देखने को मिलेंगे। अब स्फेरिकल एब्रेशंस क्या होती हैं? स्फेरिकल एब्रेशंस आ जाएंगी, इसको ध्यान से समझना। स्फेरिकल एब्रेशंस होती हैं बेटा, लेट अस सपोज ये मेरा एक लेंस है, ठीक है जी, और ये भी मेरा एक लेंस है। अब ये वाला कौन सा लेंस है? ये थिन लेंस है जो हमारे सिलेबस का है, और ये वाला कौन सा लेंस है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसका एपर्चर क्या है? जिसका एपर्चर है लार्ज, जिसका एपर्चर है बच्चों लार्ज। अब जब थिन लेंस पे पैरेलल रेज पड़ती हैं तो थिन लेंस इन पैरेलल रेज को फोकस पे मीट करवाता है। ये वाली रेज कौन सी होती है बेटा? ये पैरा एक्सियल रेज होती हैं, ठीक है जी। थिन लेंस पर पैरा एक्सियल रेज एकदम कहां पर मीट करती हैं बेटा? फोकस पे मीट करती हैं। परंतु ये जो लार्ज एपर्चर वाला लेंस है, ये जो बड़ा सारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस पर जो पास पास में मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पास पास में रेज होती हैं वो तो बेटा एक अलग फोकस पे मीट करती हैं। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास पास में रेज होती हैं वो तो एक अलग फोकस पे मीट करती हैं, परंतु जो बाहर जिसको हम बोलते हैं ये एंड्स पे जो रेज होती हैं ये शार्प अपना एक फोकस बनाती हैं। मतलब सारे पॉइंट्स, सारी रेज अपने अपने अलग अलग फोकस इसमें बनाने शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। मतलब ये वाला फोकस इसने बना लिया, सेंटर के पास में जो रेज थी उन्होंने ये वाला फोकस बना लिया, इसको मैं FP बोल देता हूं, इसको मैं FM बोल देता हूं। तो इस तरह से एक पैच बन जाता है, कहीं पे भी हमें फोकस्ड इमेज नहीं मिल पाती, ठीक है ना। और हम बेटा इतनी दूर की चीज को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें फोकस्ड इमेज ना मिले तो हम एस्टिमेट्स ही लगाते रहेंगे, ठीक है। उतनी क्लियरिटी नहीं इसमें हमें मिल पाएगी। इस चीज को हम बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन। एक और बेटा एब्रेशन इसमें मिलती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। स्फेरिकल एब्रेशन नोट कर लो, ठीक है। ये ऊपर वाली बातें मैंने इरेज कर दी, यहां पर मैं आपको बताऊंगा क्रोमेटिक एब्रेशन। 6वीं जो इसमें प्रॉब्लम है वो है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन, ओके।